कैमरा कैमरा इधर घुमाना थोड़ा सा। चलो कहां तक पढ़ा था लास्ट टर्न पे? टेबल बना के क्वेश्चन किए थे। एक वो मैंने एग्जांपल बताया था कि HCN माइनस और N3 माइनस, वो वाला नहीं बताया था। और होमवर्क दिया था क्या? कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, एक तो एक्सरसाइज 1 और एक एक्सरसाइज 2। इसका होमवर्क नहीं दिया था, इस वाले का? अच्छा, पहले का होमवर्क था। ये वाला एग्जांपल किया था कि लास्ट टर्न पे I3 प्लस का पढ़ लिया था, तो लिख के नहीं रखा फिर तेने? तू दे यार कॉपी। तूने तो कंप्लीट लिखा हुआ है ना, प्लस भी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। अरे क्वेश्चन लिखो। आंसर कोई नहीं बोलेगा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया क्वेश्चन? क्या है आंसर? डी सभी का? पक्का? XeO3 कितने लोन पेयर? 1 होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है sp3, साइड एटम है 3, यानी लोन पेयर कितना हो गया? 1। इसके अंदर 1, इसके अंदर 2 और इसके अंदर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे ज्यादा लोन पेयर कहां पे होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। क्लियर है? ये दो एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल हमें डायरेक्टली ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो है SCN माइनस, SCN माइनस। SCN माइनस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और इसका शेप होगा लीनियर। ठीक है?
और एक और एग्जांपल आपको डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर न तो ट्रिक काम करती है, स्ट्रक्चर काम करती है। केवल क्या काम करती है? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर भी अपने को बनानी नहीं आती है, इनकी स्ट्रक्चर भी बनानी नहीं आती है। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली ही ध्यान रख लो, स्ट्रक्चर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। N3 माइनस और SCN माइनस, N3 माइनस के अंदर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, राइट। हाइब्रिडाइजेशन SP, और इसका शेप कैसा होगा? लीनियर। ये दोनों एग्जांपल हैं। SCN माइनस N3 माइनस। नाम भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। N3 माइनस को बोला जाता है अजाइड आयन, SCN माइनस को बोला जाता है थायोसाइनेटो। हाँ, ये ऑक्सीजन लाइक सल्फर, जैसा ऑक्सीजन होगा वैसा सल्फर होगा, दोनों सेम ग्रुप के हैं, तो उस तरीके से अरेंज किया है इसको। कार्बन है। ठीक है, पक्का। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम के, देखिए तो सही एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। चलो पेज नंबर 101। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से, तुमने I3 माइनस का एग्जाम्पल कैसे सोल्व किया था? I3 माइनस था तो सेंटर में तो आयोडीन था, बाकी दो आयोडीन साइड एटम थे, तो सेंटर वाले के तो हो गए 7, है ना, और बाकी दो साइड एटम थे तो 7 + 2, और -1 था तो +1, ऐसे ही किया था। चलो एक बार ये वाला ट्राई करना। O3, ओजोन, ओजोन करना एक बार ट्राई। लिख लिया करे ना कॉपी में, क्यों साइंटिस्ट बनता है। 25 सेकेंड। O3 का, हाँ, sp2 और लोन पेयर। भाई सिंपल बात है, जैसे वो I3 माइनस था उसी तरीके से ये क्या है? O3 है। अब O3 है तो कितने ऑक्सीजन है? 3, 3 में से एक सेंट्रल और दो, क्लियर है बात। अब सेंटर वाले ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन ही है, और साइड एटम ऑक्सीजन ने तो उनको कंसीडर, इसका मतलब क्या हुआ? 6/2, राइट। तो ये कितना आ गया? 3, 3 का मतलब हो गया sp2, है ना। अब साइड एटम कितने हैं यहां पर? 2, और साइड एटम 2 है तो लोन पेयर कितना हो गया? 1, sp2 और 1 लोन पेयर। कैसा शेप? वी शेप। कैसा शेप? वी शेप। और वी शेप बनेगा तो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? प्लेनर होगा। आया समझ में? इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इन सब स्ट्रक्चर्स को हम प्रॉपर जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैसे हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल सकते हो, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए आइसो स्ट्रक्चरल, क्या मतलब होगा उसका? सेम स्ट्रक्चर वाले, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पेज नंबर 101।
पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर कोई नहीं बोलेगा, अच्छे से सोच के समझ के क्वेश्चन सोल्व करना है। पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, हो गए 25 सेकेंड। थर्ड का आंसर क्या आया? O3, ओजोन। कौन सा शेप? NO2 माइनस, NO2 माइनस। अरे यार, पीछे से आंसर देख देख के बोलते हो, पीछे से आंसर देख देख के बोलते हो। NO2 माइनस वी शेप होगा, SO2 वी शेप और NO2 प्लस। चलो फोर्थ देखना, क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक पेज नंबर पे। आगे आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4। तो सबसे पहले तो SiCl4 का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा? sp3 टेट्राहेड्रल। और अगर इन चारों में आप चेक करते हो तो सेकंड ऑप्शन में HCl4 लिखा हुआ है, सेम केस है SF4 जैसा, और SF4 से जैसा सेम केस है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, सल्फर के 6 और 4 क्लोरीन, 6 + 4 डिवाइड बाई 2, 5 का मतलब sp3d और 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो सीसो शेप बनेगा। और सीसो शेप बनेगा इसका मतलब क्या होगा कि ये SiCl4 के साथ आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करना, 6 नंबर देख लो, 3 क्वेश्चन आए एक साल में। 6, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 101। बताओ आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? ऑल बॉन्ड लेंथ या ऑल बॉन्ड्स नॉट इक्वल, यानी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होंगे। और ये वाला केस आपको कब मिलता है? sp3d के अंदर मिलता है। तो इसमें से sp3d कौन है? कौन है? और सेकंड वाला sp3d है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। कैसे बनेगा मतलब है? वैलेंसी से क्या मतलब आ रहा है? क्या? अरे वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है। चलो होमवर्क नोट करना, होमवर्क नोट करना। एक्सरसाइज 2 में
एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, जिससे नहीं बने हो घर से कर लेना, ट्राई करना। 3, 4, 6, 8, बातें नहीं, 8, 12, 13, 13 के बाद में 17, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 51 के बाद में 53, 55, 56, 53 के बाद 55, 56, 57, 59, 61, 61, 63, 64, 65, बोलेगा नहीं कोई भी, 70, 71, 70, 70, 71, 74, 75। बस एक्सरसाइज 2 में यही क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में 54 से 78, एक्सरसाइज 1 54 से 78, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन जाते ही बना लेना, क्योंकि जाते ही बनाओगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि आप घर पे जाके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे टिक करना रहेगा आपको, ठीक है। तो जाते ही बना लेना, डिले मत करना इसमें, और नेक्स्ट टर्न पे अपन इसको पूरे को डिस्कस कर लेंगे। एक तो अपना यहां से डिस्कशन था 35 से लेके और 78 तक सारे डिस्कस कर लेंगे, और एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे करके ले आना इनको। नेक्स्ट टर्न अपना शायद मंडे के बाद में आएगा, मंडे को ही आएगा। हाँ, तो जब भी आता है सब क्वेश्चंस करके ले आना है। अरे इस साल क्या होता है, अरे क्या यार, क्या बातें कर रहे हो फिर वापस वही। चलो इधर देखो, बातें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से क्या समझते हो? जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें और उनका नंबर ऑड आए तो इस टाइप की स्पीशीज को क्या बोला जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लाइक NO2, NO, ClO2, जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, NO2, CH3, CF3। फटाफट से ये हेडिंग लिखो और इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो फिर कॉपी में। फॉर्मूले से होगा, बिल्कुल होगा, कर तो सही रहे यार। कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू आए मुझे बताओ। अरे जिसमें भी आए बताओ तुम तो। इसका कितना आया? 2.5। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, अरे हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साइड एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को साइड एटम कंसीडर, और डायरेक्टली 5 बाई कितना आया? 2.5। चलो CH3 का बताओ।
4 +3 डिवाइड बाई 2 कितना आया 7/2 यानी 3.5। और अगर CF3 का कैलकुलेट करेंगे तो CF3 का कितना आएगा, सेम आएगा 4 + 3 डिवाइड बाई 2 = 3.5, राइट। अब अगर 2.5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमने जो भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा वो या तो 2 लिखा हुआ होता तो हम बोल देते SP होगा, 3 लिखा हुआ होता तो हम बोल देते SP2 होगा, राइट। अब यहां पर लिखा हुआ है 2.5 और 2.5 लिखा हुआ है तो 2.5 का हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है फिर भी हमें इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन आपके पास ये होगा कि या तो इस 2.5 को 3 में कन्वर्ट कर दो या फिर इस 2.5 को 2 में कन्वर्ट कर दो। इस 3.5 को 3.5 को या तो 4 में कन्वर्ट कर दो या तो 3 में कन्वर्ट कर दो। इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन। तो अब अगर कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कैसे करेंगे ये डिपेंड करेगा कि यहां पर किस टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, राइट। चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। NO2 में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो नाइट्रोजन की EN होती है 3.0, नाइट्रोजन की EN 3.0, और साइड एटम है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की EN होती है 3.5, राइट। अब एक लाइन सिंपल सी ध्यान रखनी है कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किससे ज्यादा? सेंट्रल एटम से, राइट। अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये वैल्यू ज्यादा। ज्यादा का मतलब या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, 2 होगा तो कम, 3 होगा तो ज्यादा। तो अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये वैल्यू, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये वैल्यू। तो यहां पर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है? और ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। ज्यादा तो ज्यादा कितनी? 3, और 3 का मतलब sp2। आई बात समझ में? जैसे सेकंड एग्जांपल में देखते हैं तो कार्बन की EN होती है 2.5 और हाइड्रोजन की EN होती है 2.1। अब साइड एटम की EN कम तो ये वैल्यू कम, तो ये वैल्यू कम का मतलब कितनी हो जाएगी? 3, 3 का मतलब हम बोलेंगे sp2। आई बात समझ में? अगर यहां पे देखते हैं तो कार्बन की 4, फ्लोरीन की कार्बन की 2.5 और फ्लोरीन की 4, साइड एटम की EN ज्यादा या कम? और साइड एटम की वैल्यू EN की वैल्यू ज्यादा तो ये वैल्यू भी, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक और एग्जांपल में यहां पे लिखता हूं, जैसे मान लीजिए, अब तुम बताना ClO3, वैसे ही आएगा ना, स्ट्रक्चर से भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना। ये ले ClO3, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वही तो आएगा स्ट्रक्चर से भी। तो स्ट्रक्चर से भी तो वही होगा। चलो ClO3, सेंट्रल एटम क्लोरीन, कितनी EN 3, साइड एटम ऑक्सीजन 3.5। अब अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो Cl के कितने और साइड एटम कितने हैं? तो 7/2 = 3.5। अब इस 3.5 को या तो 3 करें या फिर 4 करें, और अगर 3 करें 4 करें तो कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, 4 का मतलब sp3। तो लिखो इसके अंदर लाइन, पहले ये चारों एग्जाम्पल लिख लो, सेलेक्टेड ही एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं।
लिख लिए चारों? लिखो लाइन। if electronegativity of side atom is greater than central atom is greater than central atom, then fractional value of hybridization is convert in next large whole number. आई बात समझ में? पक्का? तो अगर लेस ईएन होगा, साइड एटम का ईएन कम होगा, तो प्रीवियस होल नंबर, राइट? प्रीवियस होल नंबर। क्लियर है? तो इसी के आगे लिख लो वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। तो सिंपल सी लाइन ध्यान रखनी है। ये तो चलो थोड़ी सी अपने को लैंग्वेज बना के लिखना पड़ता है, लेकिन सिंपल लाइन क्या होगा? साइड एटम का ईएन ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। और आगे वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 2 में इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैंने मार्क करवा दिए इसके भी क्वेश्चंस ऑलरेडी। ठीक है, अपना जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा वो कब है? 30 को। तो जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा वो रहेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इससे पहले एटॉमिक रेडियस तो अपन ने दे दिया था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल से लेके ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक जो अभी अपन ने पढ़ा, ये यहां तक का सिलेबस रहेगा आपका। ये जो अभी पढ़ा ना, अभी लेटेस्ट, यहां तक का अपना सिलेबस रहेगा। टेस्ट वैसे काफी दूर है, तो आप बराबर प्रिपरेशन कर लेना। पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे, इस बार क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, हाफ आएंगे। ऑर्गेनिक के थोड़े कम आएंगे, अब फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ज्यादा आएंगे। अब वो यार सर के पास आएगी स्लिप, उसके बाद मालूम चलेगा। ये नोट कर लेना सब। आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो अभी हमने लेटेस्ट में पढ़ा, वहां तक का आपका टेस्ट का सिलेबस रहेगा। चलो अब बातें बिल्कुल मत करो। अरे यार वही, चलो इधर देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स, और बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहला पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल क्या होता है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग लिखो, फर्स्ट पैरामीटर लिखो बॉन्ड एंगल, और उसकी डेफिनेशन लिखो। सारे टॉपिक रिलेट हैं एक दूसरे से, ठीक है? चलो लिखो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन। इंक्लाइनेशन
between two bonds, inclination between two bonds is called bond angle. मत लिखो ये तो, inclination between two bonds, ठीक है। वो फिर वही वाली बात हो जाती है कि 20 नंबर में आंसर लिखो, तो पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे फिर लिखेंगे बिकॉज तो वही वाली बात हो जाती है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होगा, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस। तो ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर हम यहां पर पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसके ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है, बोलो यस सर। अब जैसे मान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2 एंड sp3, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि अगर कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर बताइए, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब क्या होगा कि यहां पर s तो है 1, pb कितना है 1, है ना, और दोनों का सम कितना है 2, तो 2 तो क्या हो गया 100%, 2 तो हो गया 100%, 100% में से s कितना है। तो अगर s का कैरेक्टर पूछा जाए या s का परसेंटेज पूछा जाए, तो s का परसेंटेज कितना होगा 1/2 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 50%, राइट। सेकेंड वाले में अगर हम देखते हैं तो s तो है 1, p है 2, दोनों का सम 3। अब 3 में से अगर आपसे पूछा जाए s कितना होगा, तो 1/3 इंटू 100 इक्वल टू 33.3%, राइट। अगर sp3 में आपसे पूछा जाए s कितना है 1, p है 3, दोनों का सम 4, 4 में से s कितना है, तो 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25%, राइट। अब अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, sp2 में कितना होता है 120 डिग्री, और sp3 में होता है 109.28 मिनट, ठीक है। तो यहां से देखो आपकी यहां पे s कैरेक्टर है 50%, बॉन्ड एंगल है 180, s कैरेक्टर है 33, बॉन्ड एंगल है 120, 25 109। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से आप यहां पर मूव कर रहे हो, यानी 25% से 50% पे मूव कर रहे हो, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अब ये फैक्टर तो केवल ऐसे ही है, बाकी आपको ये बात मालूम है इससे कि अगर sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, तो sp में 180, sp2 में 120 और sp3 में 109। तो इस फैक्टर को यूज में ना लेके आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पक्का। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, BeCl2, BCl3 एंड CCl4। आपसे पूछा है इन चारों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। तो आपका पहला काम क्या होगा, सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, और सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा BeCl2 sp होगा क्या, पक्का। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में साइड एटम 2, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 sp, BCl3 sp2, CCl4 sp3। अगर इन चारों में पूछा जाए मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कहां पर होगा, sp, देन sp2 और लास्ट में sp3। आई बात समझ में। चलो इसके बाद सेकंड फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर कब यूज में लेना है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, जब हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, वैसे मैं बता देता हूं सेकंड फैक्टर कौन सा रहेगा, लोन पेयर। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, मैंने यहां पे लिखा CH4NH3H2O।
ठीक है। CH4 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 पक्का। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, NH3 का, NH3 का भी sp3 होगा और H2O का है ऑक्सीजन सेंट्रल साइड है, तो OK6 साइड एटम 2, 6 + 2 8, इसका भी क्या हो गया? sp3। अब सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? सेम है, सेम है। और सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका मतलब हम फर्स्ट वाले फैक्टर को तो यूज में नहीं ले सकते। तो ये जो सेकंड वाला फैक्टर है लोन पेयर, ये कब यूज में लेना है? जब सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो? सेम हो। क्लियर है? इसके अंदर हम टोटल 4 फैक्टर्स पढ़ेंगे और ये चारों फैक्टर एक सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस का मतलब कि जब फर्स्ट फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा तो सेकंड पे आना है, सेकंड भी एप्लीकेबल नहीं होगा तो थर्ड पे आना है, थर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा तो फोर्थ पे आना है। तो पहले हम चारों फैक्टर एक साथ पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में इन चारों से कंबाइंडली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सेकंड फैक्टर पे आते हैं। हमें यह समझ में आ गया कि सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका मतलब हम फर्स्ट वाले फैक्टर को तो यूज में नहीं ले सकते, तो हम सेकंड फैक्टर को यूज में लेंगे। सेकंड फैक्टर का नाम है लोन पेयर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर लोन पेयर कितने हैं, तो CH4 में तो होंगे 0, NH3 में होगा 1 और H2O में होंगे 2। ठीक है। अब लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आता है, कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। CH4 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और CH4 का स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल। ठीक है। अगर NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पिरामिडल। कैसा बनेगा? पिरामिडल, राइट। और अगर H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H2O का स्ट्रक्चर बनेगा वी शेप या बेंड शेप। ठीक है। अब लोन पेयर की वजह से कैसे बॉन्ड एंगल में चेंज आता है, इसको समझते हैं। आपको एक बात मालूम है कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है किससे? बॉन्ड पेयर से, राइट। अब यहां पर आप देखो कि फर्स्ट वाले के अंदर लोन पेयर 0 है, 0 है और लोन पेयर 0 है, इसका मतलब सारे ही बॉन्ड बने हुए हैं, सारे ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो मतलब मिनिमम रिपल्शन की स्टेट में है। ठीक है। अब अगर आप यहां पर आते हो तो यहां पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल भी थोड़ा ज्यादा करेंगे, क्योंकि लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है, लोन पेयर का रिपल्शन वो मैक्सिमम होता है। अब ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने पर ऐसा नहीं है कि ये एटम को छोड़ के ही भाग जाएंगे, रहना इनको कहां पर है? एटम के ऊपर ही रहना है। और एटम के ऊपर ही रहना है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने पर एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो दूर ऐसा नहीं है कि भाग के कहीं चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रहना इसी एटम पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने पर ये वाला जो लोन पेयर है ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा और ये वाला लोन पेयर थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। अब इधर शिफ्ट होगा तो इधर शिफ्ट होने के बाद में ये क्या करेंगे? इन हाइड्रोजन को भी रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो किस तरीके का सीन बैठेगा कि मान लीजिए कि यहां पर तो है हाइड्रोजन, इस वाली साइड पे, इस हाथ पे, इस कॉर्नर पे है हाइड्रोजन, सेंटर में कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है। एक लोन पेयर इधर से इसको रिपेल कर रहा है, एक लोन पेयर इधर से इसको रिपेल कर रहा है, राइट। तो इधर से लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है तो इसको इधर फेंकेगा, इधर से इसको इधर फेंकेगा, और फेंकेगा तो ये दोनों क्या करेंगे? पास आ जाएंगे। अरे आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है तो जैसे ही लोन पेयर इधर आया तो इसको रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो रिपेल करने का मतलब ये इसको उल्टा रिपेल नहीं कर सकता है, बॉन्ड लोन पेयर को रिपेल नहीं कर सकता है। रिपेल कौन करेगा? लोन पेयर, क्योंकि उसका रिपल्शन, अगर एक कोई भारी बॉडी बिल्डर आदमी हो और एक कोई पतला सा आदमी हो को तो मारेगा कौन? भारी बॉडी बिल्डर ही मारेगा। बॉडी बिल्डर बोला है मैंने, ये तो एकदम फिट है। बात आई क्या समझ में?
तो अगर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन इंक्रीज होगा तो इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, और बॉन्ड्स को रिपेल करेगा तो बॉन्ड्स कहां आ जाएंगे, एक दूसरे के पास पास, और एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब एंगल क्या हो गया, और एंगल कम हो गया। तो बेसिकली रिलेशन क्या निकला कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होंगे, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। आई बात समझ में। अब जैसे आप यहां पे देखो, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर है तो लोन पेयर का रिपल्शन तो ज्यादा होगा, होगा ज्यादा, तो ये इन बॉन्ड को रिपेल करेगा, लेकिन इससे तो कमी करेगा, कमी करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ लोन पेयर अगर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल यानी नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन तीनों में ट्रेंड क्या बनेगा आईपी का, सबसे ज्यादा CH4, लोन पेयर कम है, और जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होते जा रहे हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता हुआ। बात आई समझ में, पक्का। इसको चाहो तो आप वैल्यू बेस भी देख सकते हो कि CH4 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.28 मिनट, राइट। और NH3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107, और H2O के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 होता है। तो वैल्यू से भी यही आंसर आता है, लेकिन वैल्यूज अपने को याद नहीं करनी है। सिंपल सा, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। क्लियर। फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड फैक्टर नंबर ऑफ लोन पेयर। सेकंड फैक्टर कब यूज में लेना है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। क्लियर है, लिखो। बिना आवाज करे लिखना, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अभी सब आ जाएगा, पहले ये लिख ले तू, पहले ये लिख ले रे, अभी सब आ जाएगा। तुम्हें हो क्या गया है रे यार, कल तो वो कहाँ गया, वो नया रजिस्टर लेके आया था देख, एक वो था। क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे इसमें से, एक वो था, एक को नहीं लिखे तो क्या हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, ऐसा कर, खड़ा हो, वो वहां पे साइड में है ना लिफ्ट के बगल में, जाके सो जा। जल्दी लिखो, बातें नहीं।
नेक्स्ट टर्न पे करके ले आना सारे क्वेश्चन, काफी लंबा टाइम मिलता है अब तो क्वेश्चंस करने का। नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर लेंगे, आते ही याद दिला देना डिस्कस करने की। नया टॉपिक बाद में शुरू करेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे। हाँ, आईपी किसमें? नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल का ये तो है। और वो टॉपिक बताया था ना आईपी। चलो लिख लिया क्या? थर्ड फैक्टर पे आएंगे अब अपन। नेक्स्ट टर्न पे आज तो क्या, अब 25 मिनट ही बचे हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे यहीं पे खड़ा होके पड़ेगा तू, इस कॉर्नर पे। चलो देखो थर्ड फैक्टर, बातें मत करना कोई भी। थर्ड फैक्टर, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, एंड सेंट्रल एटम ऑल्सो सेम। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? साइड एटम। और डिफरेंट साइड एटम है तो उस साइड एटम के बेस पर ही हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है। देखो किस तरीके से, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे लिखा OF2, OCl2, OBr2 एंड OI2, ठीक है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा OF2 OCl2 वगैरह का, OF2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सभी का sp3 होगा, क्योंकि सभी के अंदर ये मान लेते हैं कि सेम ग्रुप के ही साइड एटम है, राइट। अगर लोन पेयर पूछा जाए तो 2 हाइब्रिडाइजेशन सभी के अंदर सेम है, लोन पेयर भी सेम है, यानी स्टार्टिंग वाले जो दो फैक्टर हमने पढ़े हैं इनको तो यूज में नहीं ले सकते। चलो देखते हैं, सेंट्रल एटम सेम है, यानी सेंट्रल एटम भी सेम है, तो जो डिफरेंट है उस डिफरेंट के बेस पर ही हमें किसका ऑर्डर बनाना है? बॉन्ड एंगल का। तो यहां पर डिफरेंट कौन है? साइड एटम, और साइड एटम डिफरेंट है, तो साइड एटम किस तरीके से बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलो जैसे सभी का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, कैसा बनेगा? sp3 टू लोन पेयर, वी शेप या बेंड शेप। तो OF2 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, OF2 का ऐसा स्ट्रक्चर बना, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, राइट। अगर मैंने OCl2 बनाया तो OCl2 क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से तो थोड़ा बड़ा है, राइट। अगर मैंने Br का स्ट्रक्चर बनाया तो Br के अंदर Br का साइज क्लोरीन से और बड़ा है। और अगर आयोडीन बनाता हूं तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर देखना ध्यान से, यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है आयोडीन, दोनों कॉर्नर पे। अब यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर आयोडीन है, तो दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों के लिए लाइन तो सेम ही है ना। स्टार्टिंग में इनिशियली हम मान लेते हैं कि यहां पर फ्लोरीन अटैच है, यहां पर आयोडीन अटैच है, दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन में जो भी एंगल है XYZ वो सेम है, राइट।
क्योंकि ये बॉन्ड में जो अटैचमेंट है वो कैसा होगा, सेम। अब इसके बाद आगे देखना, आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर होंगे होंगे और फ्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर होंगे। फ्लोरीन का साइज केवल इतना सा है, कितना सा है, इतना सा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि फ्लोरीन और आयोडीन की साइज में लगभग 3 टाइम्स का डिफरेंस होता है, यानी आयोडीन जो है 3 टाइम्स बड़ा होता है किससे, फ्लोरीन से। तो हम ये मान लेते हैं कि फ्लोरीन तो इतना सा है, तो परफेक्टली एंगल बना हुआ है, कोई खास रिपल्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर आयोडीन की बात करते हैं तो पोजीशन तो एज इट इज यही है, पोजीशन तो एज इट इज यही है, लेकिन जैसे ही यहां पर आयोडीन आ गया तो इतना बड़ा एटम, राइट, इतना बड़ा एटम आयोडीन और उसके साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा एटम आयोडीन और उसके साइड में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो पोस्चर यही रहेगा तो ये दोनों आयोडीन एक दूसरे के पास पास रहेंगे, और पास पास रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, और रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने पर दोनों एक दूसरे से, और दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। कहने का मतलब क्या हुआ कि आयोडीन का साइज कैसा है, सबसे बड़ा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो दोनों बॉन्ड्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो रिपल्शन होने की वजह से एंगल क्या हो जाएगा, और एंगल बढ़ जाएगा। तो अगर साइड एटम का साइज ज्यादा होगा, साइड एटम का साइज इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज या डिक्रीज, तो साइड एटम का साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल। क्लियर है बात, पक्का। तो अगर इन चारों में हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना हो तो मैक्सिमम किसमें होगा, OI2, OBr2, OCl2, लास्ट में OF2। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। आई थोड़ी सी बात समझ में, या पूरी आ गई? अब नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर, इसको भी समझ लेना एक बार। फोर्थ फैक्टर, फोर्थ फैक्टर के अंदर क्या होगा, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, साइड एटम सेम, तो डिफरेंट क्या होगा, सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा तो सेंट्रल एटम किस तरीके से बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेगा उसके बारे में अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा H2O और दूसरा लिखा H2S, H2S और H2O, एक और ले लेते हैं अपन H2S ही, वैसे दोनों से समझ में आ जाएगा। चलो देखना इधर ध्यान से, H2O के अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसके अंदर और इसके अंदर Hc। चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन साइड एटम हो गए हाइड्रोजन, राइट, सल्फर साइड एटम हो गए हाइड्रोजन, और सेलेनियम साइड एटम हो गए हाइड्रोजन। क्लियर? चलो अगर सबका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करोगे, sp3, लोन पेयर 2, राइट, और हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, और साइड एटम भी सभी के अंदर सेम है। चेंज किसमें है, सेंट्रल एटम में। अब सेंट्रल एटम की वजह से बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आएगा, जैसे ऑक्सीजन की En की बात करते हैं, हाइड्रोजन के En की बात करते हैं। ऑक्सीजन का En 3.5, राइट, हाइड्रोजन का 2.1, सल्फर का 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1, सेलेनियम का होता है 2.3 और इसका होता है 2.1। ठीक है, चलो किस तरीके से अफेक्ट करता है, आपको यह बात मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ऑक्सीजन की En कितनी है, 3.5, और 3.5 है तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों के बीच में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होते हैं, और ऑक्सीजन की En ज्यादा है तो मतलब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड होगी, किस साइड होगी, और ऑक्सीजन के साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस साइड भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात आई समझ में, पक्का? अब अगर हम सल्फर वाले केस पे आते हैं तो सल्फर की En हाइड्रोजन से तो ज्यादा है, ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन से तो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर से किधर होगी, हाइड्रोजन से सल्फर की साइड होगी, होगी, लेकिन कम होगी डेंसिटी। अगर यहां पे बात करें तो सेलेनियम की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो होगी,
लेकिन डेंसिटी और कम होगी। बात आई समझ में? इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बनेगा। अब इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन से बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आएगा, चलो समझना। जैसे मान लो वापस से ये दोनों क्या है, बॉन्ड से, है ना, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, बीच में ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुए, किधर शिफ्ट हुए, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट हुए, मतलब इन वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो दोनों बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इसका मतलब एंगल बढ़ेगा, बढ़ेगा। सल्फर में इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हुए लेकिन कम हुए, कम हुए तो रिपल्शन कम होगा, कम होगा रिपल्शन, तो मतलब बॉन्ड एंगल भी कंपैरेटिवली कम ही होगा। बात आई समझ में? क्या आई कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड होगी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और वही सेंट्रल एटम है तो वहां पर एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पर होगा, H2O में, देन H2S में, और लास्ट में H2SC। तो सेंट्रल एटम का EN और बॉन्ड एंगल दोनों में क्या रिलेशन होगा, bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom। क्लियर है बात, कोई डाउट, श्योर, लिखो क्या होता है ना, वो और कम हो जाएगा ना, उसमें क्या परेशानी आ रही है, टॉप टू बॉटम ईएन कम होता है ना, क्यों परेशान हो रहा है। हम्म, होगा तो भी आंसर आ जाएगा, इन चारों फैक्टर्स से आ जाएगा आंसर, क्योंकि ईएन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही सही ना, या साइज में डिफरेंस आएगा, साइड एटम की साइज में। घर पे भी ऐसे ही रिवाइज करना जैसे मैंने बताया ना, इसी तरीके से रिवाइज करना, थोड़ा अच्छे से याद रहेगा लंबे टाइम तक। ऐसे तो सिंपल, ये चार ही तो फैक्टर है, चार ही तो लाइन है। ईएन की वैल्यू कैसे याद करेंगे, कभी कोशिश करो ईएन की वैल्यू याद करने की, अपने आप ही याद हो जाएगी।
जो भी चीज याद ना हो उसकी लिस्ट बना के दीवार पे चिपका लो। अब ऐसा नहीं कि पूरी दीवार पूरा कमरा ही भर जाएगा, बगल वाले का है। वार्डन चिल्लाता है तो टेप से चिपकाना। कौन सा वार्डन? चलो डन। अब इन चारों फैक्टर को यूज में लेते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। चलो देखना इधर। फर्स्ट क्वेश्चन चारों फैक्टर को यूज में लेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3। स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहले PF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, sp3। और सभी का ही sp3 ही होगा, sp3, 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 राइट। लोन पेयर 1 1 1 1, सभी के अंदर सेंट्रल एटम, तो किस फैक्टर पे जाएंगे? और साइड एटम का साइज इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल, है इंक्रीजेस, साइड एटम का साइज इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? PI3, PBr3, PCl3 और लास्ट में PF3। बात आई समझ में? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। पहले हाइब्रिडाइजेशन फिर लोन पेयर। आंसर कोई नहीं बोलेगा, पहले फर्स्ट वाला लिखना है उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, 30 सेकंड तो ऊपर वाले के लिए लिखने के लिए। आ गया आंसर? सबसे ज्यादा NO2 प्लस, और उन दोनों में NO3। क्यों? चलो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो अपनी अप्रोच क्या रहेगी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। अगर NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो 5 है ना, और साइड एटम को कंसीडर नहीं करेंगे, और 5/2 -1 प्लस है तो -1, यानी कितना आ गया? 2, 2 का मतलब sp। NO2 माइनस का sp2, NO3 माइनस का sp2, राइट। अब यहां से एक तो केस क्लियर हो गया कि sp होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा होगा तो मैक्सिमम तो हो गया NO2 प्लस का, राइट। अब यहां पर दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो कौन से फैक्टर पे मूव करेंगे? लोन पेयर।
और लोन पेयर पे मूव करेंगे तो लोन पेयर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो NO2 माइनस में कितना लोन पेयर आएगा 1 और NO3 माइनस में 0 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल। तो NO2 प्लस के बाद में कौन आया NO3 माइनस और लास्ट में कौन आया NO2 माइनस। आई क्या बात समझ में पक्का। चलो नेक्स्ट आ गया ना समझ में वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चलो नेक्स्ट SO4 माइनस 2 और SO3 माइनस 2 दोनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। अभी 25 से किसका ज्यादा किसका कम SO4 माइनस 2 का ज्यादा होगा। SO4 माइनस 2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसका sp3। अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो किस स्टेप पे फर्स्ट वाले के अंदर इसके अंदर तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। क्लियर। चलो नेक्स्ट NH3 PH3 है किसका साइज इंक्रीज हो रहा है किसका साइज इंक्रीज हो रहा है NH बड़ा या छोटा ज्यादा कौन सा वाला केस है ये NH3 और PH3 हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगा क्या होगा sp3 लोन पेयर 1 राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है लोन पेयर भी सेम है और साइड एटम भी तो किस पे जाना है सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम का En ज्यादा तो बॉन्ड एंगल तो NH3 और PH3 में किसका ज्यादा NH3। आई बात समझ में पक्का। और अगर बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दबाजी मत करना ठीक है प्रॉपर वे में सोल्व करना। थोड़ा सा एक ऑप्शन में डाउट आएगा तो अपनी अक्ल से उसको सोल्व करना। NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में मिलेगा आपको ये जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तब और 2 या 3 बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन। हाँ बताओ क्या है आंसर सबसे ज्यादा NO2 प्लस फिर उसके बाद चलो चेक करते हैं प्रोसीजर अपना वही रहेगा जो अपन ने फॉलो किया है अभी तक। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो NO2 प्लस का तो sp होगा। ये NO2 ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और 2.5 आएगा इसका, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा तो 3 करें या 2 करें, क्योंकि साइड एटम का EN, तो ये sp2 और ये भी sp2। अब जब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आपको किस फैक्टर पे जाना है, और लोन पेयर पे जैसे ही आप जाओगे तो इस वाले का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है ये आ रहा है 2.5 और इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है 3 आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात एक ही है यहां पर, क्या कि हमने 2.5 का 3 किया है, किस लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। पहले 2.5 आ रहा था, 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5 का मतलब यह हुआ कि हमने उसको 3 करा, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमें उसका फाइंड आउट करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। बात आई समझ में? तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर यहां पर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आपको लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं, और लोन पेयर कैलकुलेट करोगे तो इसके अंदर तो आ जाएगा 1 लोन पेयर, और इसके अंदर कितना आएगा 0.5। क्लियर है बात? अब अगर आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, जहां पर लोन पेयर ज्यादा वहां पर बॉन्ड एंगल कम, तो सेकंड पे कौन आ जाएगा NO2 और लास्ट में NO2 माइनस। हाफ कुछ भी हो सकता है ना। हाँ वैसे बन जाएगी ना, ये लेना, ये एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ उधर क्यों जाना है तेरे को, जब मैंने सीधा सीधा बता रखा है। तेरे को यहां से रेजोनेंस जाना है तो 5 किलोमीटर घूम के जाएगा क्या? लोन पेयर 0.5 का मतलब यह है बेटा कि वहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम 0.5 कंसीडर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा।